नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला राज्य के बारे में पूरा डिटेल, पूरा इस केस लॉ की पूरी स्टडी आपको 10 से 15 मिनट में कराऊंगी और ऐसा केस लॉ जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ भी है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि ये केस लॉ अब ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं भी अगर केस लॉ का जिक्र होगा तो इस केस लॉ का जिक्र जरूर होगा। तो अब देर नहीं करते हैं और इस केस लॉ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये केस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपको बता दें कि इसमें दो पक्ष, एक आपका गवर्नमेंट हो गया और एक आपका कोर्ट या फिर आम पब्लिक आप मान सकते हो। हुआ क्या कि 1973 में जो राज्य थे, अलग अलग राज्य, वो कई रिफॉर्म लेके आए डेवलपमेंट के लिए। उसी में से एक था केरला राज्य, जो केरला लैंड रिफॉर्म लेके आया, जो कि 1963 में लेके आया। ये क्या कर रहा था कि पीपल्स की प्रॉपर्टी में रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा था। यानी कि वह क्या करता था कि आम पब्लिक की प्रॉपर्टी को जब्त कर ले रहा था, हड़प ले रहा था और उसके बदले में उन्हें कुछ अमाउंट दे रहा था। ठीक है, आम पब्लिक को इससे काफ़ी परेशानियां हुई। उसी में आए आपके केशवानंद भारती जी। अब केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या क्या था। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका जिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये केस 1973 का केस था और इस केस में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने एक संवैधानिक फैसला लिया था। ये सबसे लंबा केस लॉ था। ये 68 दिन तक लगातार चलने वाला एक केस था। इस केस के चलते जो कोर्ट है उन्होंने 100 से ज़्यादा केस को साइड में रख करके इस केस को चलाया और इसका निर्णय दिया, इसका जजमेंट दिया। ये 70 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करके फिर इसका निर्णय लिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट केस लॉ में से एक है। ये तो हो गया इसका पॉइंट। अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके कौन गए, वह है नाना भाई पालेकर। नाना भाई पालेकर का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है और वह सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे और उन्होंने उन्हीं की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया, रिट दायर किया और जिसकी वजह से हमें ये संवैधानिक निर्णय मिला। अब चलते हैं केशवानंद भारती केस लॉ पे। केशवानंद भारती केस लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि केशवानंद जी थे कौन। आपको बता दें कि जो केशवानंद भारती थे वह केरला के एक डिस्ट्रिक्ट है कसीरगंज डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के जो एडनीर मठ थे उसके वह मुख्य पुजारी थे या आप सीनियर हेड भी मान सकते हैं। उस समय क्या हुआ कि जो केरल राज्य था उसने एक केरला लैंड रिफॉर्म 1963 लागू कर दिया। उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि लोगों की ज़मीन को उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। उसके एवज में गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा देती थी जो कि गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग होता था। यानी कि गवर्नमेंट ही तय करती थी कि भाई हमें कितना पैसा आपको देना है, हम आपकी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं और आप मना नहीं कर सकते थे। सबकी प्रॉपर्टी हड़पी गई। उसी में आपका जो एडनीर मठ था उसकी भी लैंड को एक्वायर किया गवर्नमेंट ने। अब क्योंकि एडनीर मठ का लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया तो एडनीर मठ के पास पैसा ही नहीं बचा, इनकम का कोई स्रोत ही नहीं रहा। भाई मठ में सब लोग परेशान। तो उसके जो मुख्य थे यानी कि केशवानंद जी, वे नाना भाई पालेकर से मिले। अब नाना भाई पालेकर ने कहा कि भाई ये तो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है हनन है, ये आपके फंडामेंटल राइट का जो है हनन हो रहा है और आप इस पर कुछ बोल नहीं रहे हो। आप चाहो तो पीआईएल दायर कर सकते हो, रिट दायर कर सकते हो। तो
उन्होंने उनको समझाया कि भैया ये आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट किया जा रहा है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 91F, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इन सब का वॉयलेशन यहाँ पर हो रहा है। तो आप चाहो तो हम आपके थ्रू इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। अब भैया केशवानंद भारती जी तैयार हो गए, बोले ठीक है। उसके बाद में नाना भाई पालेकर ने ये केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, और ये सबसे बड़ा एक तरह से सोचिए रिफॉर्म था। उसी बीच में बैंक नेशनलाइजेशन होने लगा। तो बैंक नेशनलाइजेशन होने से भी क्या हुआ कि गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में इस बात को खींचातानी लेकर के था कि भैया बैंक नेशनलाइजेशन हो रहा है तो बैंक पर कब्जा किसका होगा, सेंट्रल का होगा, स्टेट का होगा, आम पब्लिक का होगा, किसका होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के भी लोगों में खींचातानी बनी हुई थी। उसी बीच में गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग ये कह दिया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर है वह पार्लियामेंट के पास है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इससे एग्री नहीं करते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पावर है, पार्लियामेंट का अमेंडिंग पावर है, वह एक सीमित दायरे में होना चाहिए। अब सब कुछ अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को। कोर्ट ने फिर वहां पर अपना निर्णय दिया, यानी कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसी में बीच में कई ऐसे केस लॉ थे, कई बड़े बड़े केसेस थे जिसका भी निर्णय कोर्ट ने दिया। अब क्योंकि गोलकनाथ केस से ये तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट सोचने लगी कि अब हम कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारे पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने अमेंडमेंट ला दिया, बोला हम अमेंडमेंट तो ला सकते हैं, और गवर्नमेंट ने 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट इसी बीच में ले आ दिया। 24th अमेंडमेंट में कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंट को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, ऐसा जो अमेंडमेंट है वह पार्लियामेंट ला दिया, गवर्नमेंट ला दिया। फिर उन्होंने 25th अमेंडमेंट लेके आए, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी आ गया कि राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, यानी कि आपकी ज़मीन है, गवर्नमेंट आपसे ज़मीन ले सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, और वह आपको गवर्नमेंट रेट से, जो गवर्नमेंट तय करेगी उस रेट से आपको पैसा देगी गवर्नमेंट, और वह किसी की भी ज़मीन को अगर वह पब्लिक इंटरेस्ट पे है तो उसको ले सकती है। फिर उसके बाद इससे भी पेट नहीं भरा, वह 29th अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने ला दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया लैंड की तो सारी झंझटी है, इसी पर तो सब चेचे पेपे कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम लैंड रिफॉर्म एक्ट को नए शेड्यूल में डाल दे रहे हैं, यानी कि आप इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। आपको पता है 9th शेड्यूल में जाने के बाद उसका रिव्यू नहीं हो सकता है, उस पर चर्चाएं नहीं हो सकती हैं, उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा लाओ लैंड रिफॉर्म का ही तो सब दिक्कत है, लाओ हम लैंड रिफॉर्म को नए शेड्यूल में डाल देते हैं। उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट को नए शेड्यूल में डाल दिया कि अब इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अब केशवानंद भारती जी ने PIL दायर किया, सुप्रीम कोर्ट पर रिट दायर की। उसके बाद में वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा यार ये तो पब्लिक के साथ जाती हो रही है कहीं ना कहीं। फिर वहां पर 2 क्वेश्चन निकल के आया। पहला क्वेश्चन क्या कि क्या पार्लियामेंट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल को अमेंडमेंट कर सकती है, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट किया जा सकता है? एक तरह से जवाब आ गया हाँ भाई किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन निकल के आया कौन सा अमेंडमेंट हो सकता है, यानी कि ये कहां तक एक्सटेंड कर सकती है, पार्लियामेंट कहां तक अमेंडमेंट कर सकती है। तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वह 7:6
जो है जज के अकॉर्डिंग, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग हुआ, यानी कि 7 लोगों ने समर्थन किया और 6 लोगों ने अपोज किया, उस अकॉर्डिंग जजमेंट दिया गया। क्योंकि इस आर्टिकल 26 ये कहता है कि वह ये पावर देता है किसी भी रिलीजियस प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी जो मठ हैं, मंदिर हैं, उनके लोगों को, उनके पुजारियों को यह पावर दी जाती है कि भैया इस जो रिलीजियस मठ है, जो रिलीजियस मंदिर है, इसका जो भी लैंड है वह इस मंदिर के नाम होगा, इसमें से जो भी आएगा वह आप लोग इसका यूज करेंगे, इसको गवर्नमेंट नहीं लेगी। तो इस आर्टिकल 26 को जो है कहीं ना कहीं इसको वॉयलेट किया गया था और इसी वजह से ये केस बन के बाहर आया था। केशवानंद भारती जी ने अपोज किया था। ठीक है, अब इस पे जजमेंट हो गया। 7x6 का मेजॉरिटी का 7.6 का मतलब 7:6 का मेजॉरिटी से जजमेंट आ गया। 7 लोग जो है वो फेवर में थे, 6 लोगों ने अपोज किया और फिर मेजॉरिटी से जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है, उसको गलत ठहराया कि भैया पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड पावर के साथ। ठीक है, उसके बाद 24th अमेंडमेंट जो लाया था, यानी कि 24th अमेंडमेंट जो फंडामेंटल को अमेंड कर सकती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चलो ये ठीक है, कर सकती है। उसके बाद 25th राइट टू प्रॉपर्टी, यानी गवर्नमेंट पब्लिक के जो है जमीन को ले सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, वो भी सही है। फिर 29 जो अमेंडमेंट हुआ कि भैया लैंड ऑफ रिफॉर्म एक्ट को जो है 9th शेड्यूल में डाल दो। गवर्नमेंट ने कहा 9th शेड्यूल में डाल तो दीजिए, बट अगर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अगर इसमें अमेंड किया गया या बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं इसमें अल्टर हो रहा है या वॉयलेशन हो रहा है, तो फिर हम इस 9th शेड्यूल को रिव्यू कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, यह केस रिव्यू हो सकता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकती है। ठीक है, लेकिन वे एक हद तक ला सकती है। वे उसके पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर से इस तरह से ऐसे यूज करे कि वे कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे को टच ना करे, यानी कि मूल ढांचा उसका अमेंड ना हो, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वह अमेंड ना हो। यही एक डॉक्ट्रिन बना, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना कि पार्लियामेंट को पास अमेंडिंग पावर है, बट वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को छुएगी नहीं, उसको टच नहीं करेगी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर पे आप आंच नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन बना और इस केस का जजमेंट भी हुआ। इस जजमेंट में क्या बातें निकल करके आई हम आपको बता दें। पहला, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल को अमेंड कर सकती है, तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। अब किस एक्सटेंट तक कर सकती है? उस एक्सटेंट तक कर सकती है जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वह बिगड़े नहीं, उसका संतुलन बना रहे, यानी वह बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती है। उसके बाद बात आई कि क्या 24th जो अमेंडमेंट हुआ वह सही है? कोर्ट ने कह दिया हाँ 24th अमेंडमेंट सही है। 25th अमेंडमेंट क्या वह जो यानी 24th अमेंडमेंट यानी कि जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड कर सकती है? हाँ कर सकती है। 25th अमेंडमेंट यानी कि क्या वह किसी की पब्लिक की प्रॉपर्टी को ले सकती है? तो गवर्नमेंट ने कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ गवर्नमेंट पब्लिक की प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, एक्वायर कर सकती है जब वह पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो। ठीक है, उसके बाद 29th शेड्यूल, 29th अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप लैंड रिफॉर्म को शेड्यूल 9 में डाल दियो, लेकिन अगर वह
किसी भी तरीके से अगर वे बेसिक फीचर को अमेंड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अगर वे अमेंड कर रही है, तो उस पर रिव्यू किया जा सकता है, भले वे 9 शेड्यूल में है तो क्या हुआ। और इस तरह 24 अप्रैल 1973 को एक डॉक्ट्रिन जो है वह पास हुआ, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। और बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आएंगे, और आज तक लगातार बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ जुड़ता जा रहा है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने लोगों को आप शेयर करेंगे आपको वीडियोज उतनी अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।